हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है उत्सर्जन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देर ना करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप पहले से जानते हो कि ये आखिरी टॉपिक है किसका, जैव प्रक्रम का। ठीक है, ये जैव प्रक्रम का आखिरी टॉपिक होगा। यहाँ पे जैव प्रक्रम पूर्ण रूप से बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों पहली जो आपको डालनी है इसमें वो डालनी है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान कई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, उनको अपशिष्ट कहते हैं या वेस्ट मटेरियल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को आप उत्सर्जन कहते हैं, निष्क्रिशन कहते हैं। यह हमारी शरीर की शुद्धता तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब एक बार फिर से समझिएगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जिनके फलस्वरूप क्या बनते हैं, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं जो शरीर के लिए अनयूजुअल हो, यानी शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बने रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इनको कहां किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यह हमारी शरीर की शुद्धता तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब आपको जो दूसरी हेडिंग डाल के लिखनी है वो डालनी है परिभाषा, यानी डेफिनेशन क्या होता है। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यानी एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें शरीर से वेस्टफुल मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा और बेहतरीन लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहें तो कह दें, शरीर से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यानी उत्सर्जन में मेजॉरिटी जो होती है पदार्थ की वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। क्लियर है? जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं बच्चों। तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये तो नॉर्मली डिफिनीशन हो गई। थोड़ा सा और अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन शब्द को यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा ये भी परिभाषा ठीक है। अब तीसरी जो हेडिंग आपको डालनी है बच्चों वो है उत्सर्जी पदार्थ, यानी एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस किसको कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस क्या होते हैं, जब उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, आपने पढ़ा ना, उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये उत्सर्जन के दौरान निकलते हैं, तो इन्हीं को उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यानी एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन के दौरान जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं बच्चों, उनको उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको एक्सक्रीटरी सबस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे शरीर के लिए ये पदार्थ बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ये हमारे शरीर में रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे यूरिया। ठीक है बच्चों, क्या होगा, यूरिया का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? दूसरा होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट में जो आप वाटर होता है शरीर में, अतिरिक्त जल, यानी ज्यादा मात्रा में अगर जल उपस्थित हो गया तो वो भी उत्सर्जी पदार्थ होगा, जो शरीर से यूरिन के रूप में यानी मूत्र के रूप में बच्चों कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा। अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें, यानी साल्ट्स की बात करें, लवण की बात करें, तो ये जो लवण होते हैं बच्चों ये भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, हानिकारक की तरह काम करते हैं। अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती हुई है तो जल और लवण दोनों भी उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। अब जो आपको चौथा पॉइंट डालना है बच्चों, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानना है बच्चों। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो ये देख रहे होगे आप, एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये किडनी है। ठीक है, ये क्या है, किडनी का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, यही हमारी किडनी होती है। ठीक है, ये जोड़े में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पेड़ में पाई जाती है। इनके कुछ हिस्से होते हैं बच्चों जिनको हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए किडनी जो आपको दिख रही होगी, ठीक है बच्चों, किडनी देख रहे होगे, ये जोड़े में होती है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो सेम के आकार के जो बीन्स होते हैं उनके आकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है, ये जोड़े में होते हैं। अगर आप ध्यान से समझे बच्चों, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे जो किडनी है, ब्रिक,
ब्रिक, किडनी की हिंदी क्या बनती है? ब्रिक बनती है। ठीक है, तो यहाँ ब्रिक से 2 नली निकली हुई है। ठीक है, ये देखिए येलो कलर की 2 नली निकली हुई है जिसको मूत्रवाहिनी या यूरेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये यूरेटर कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, यानी मूत्राशय में जाती है। ठीक है, और फिर मूत्र मार्ग से ये कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। ठीक है, तो देखिए ब्रिक जो है वो क्या करेगा? किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, यानी रक्त का निस्यंदन करना, यानी अर्थात रक्त को छानने का कार्य किसका है बच्चों? किडनी का है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूत्रवाहिनी क्या करेगी? यहां से जो छने हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर लेके आएगी, किसके थ्रू? मूत्रवाहिनी के थ्रू, और ये मूत्राशय में क्या करेगी? स्टोर करेगी। ठीक है, और मूत्र मार्ग से इसको बाहर कर देगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए एक एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर समझते हैं। देखिए आप क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना मटेरियल आपके लिए क्या है बच्चों? सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र निम्न मुख्य अंगों से मिलकर बना है। क्लियर है, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बच्चों है वो मेनली कुछ अंगों से मिलकर बना हुआ है। आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहला जो है वो ब्रिक है, यानी किडनी है। पहला क्या है? ब्रिक है, यानी किडनी है। ये रक्त को शुद्ध करके मूत्र बनाता है, यानी इसका काम क्या है? रक्त को छानना। ठीक है बच्चों, रक्त को छानना। तुम कहोगे छानना क्या होता है? तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। आप सोचिए हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसको मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? मेटाबॉलिज्म के नाम से आप जानते हो। ठीक है, ये उपापचयी क्रियाओं के दौरान, उपापचयी क्रियाएं किसे कहेंगे? सिंपल भाषा में समझो, बहुत सारी रासायनिक अपक्रिया चलती हैं। क्लियर है बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अपक्रिया चलती है, और आपने पढ़ा है कि रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप कुछ उत्पाद बनते हैं। क्लियर है, तो जब हमारे शरीर में रासायनिक अपक्रिया चलती है तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो ये पदार्थ जो होते हैं हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। तो ये रक्त जब किडनी के पास जाता है तो रक्त क्या करता है? किडनी क्या करता है? रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर कर देता है, यानी उनको छान के कहां कर देगा? बाहर कर देगा। तो ब्रिक बच्चों रक्त को क्या कर देगा? शुद्ध करके मूत्र बनाता है। मूत्र बनाने का मतलब ये नहीं कि रक्त को बना देगा, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को निकाल के वो क्या करता है? मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करता है। क्लियर है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी की बात करें, तो ये देखिए ब्रिक से निकल के, किडनी से निकल के ये मूत्रवाहिनी कहां जा रही है? मूत्राशय में जा रही है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को लेके कहां आएगी? मूत्राशय में लेके आएगी। तो देखिए मूत्र को ब्रिक से मूत्राशय तक ले आती कौन? मूत्रवाहिनी। क्लियर है बच्चों, मूत्र को कहां से? ब्रिक से मूत्राशय तक लाने का कार्य किसका है? मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर का है बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों आपको तीसरा पॉइंट पढ़ना है वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, दैट्स मींस मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। बच्चों एक शब्द आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि अस्थायी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अस्थायी की इंग्लिश बनती है टेम्पोररी। क्या बनती है? टेम्पोररी। ठीक है, ये अस्थायी रूप का सेंस क्या है? ऐसा नहीं है कि आप जो हमारे शरीर में देखिए जो यूरिन बनता है वो मूत्राशय में स्टोर होता है। क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि आप मूत्राशय में यूरिन को बहुत देर तक 2 दिन 4 दिन तक रोक के रख सके, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए ही आप यूरिन को क्या कर सकते हैं? यहां पर रोक सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर फट जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी डेथ भी हो जाएगी, किडनी फेल हो सकती है। क्लियर है। तो याद रखेंगे मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, यानी कुछ समय के लिए स्टोर करता है, यानी इमरजेंसी की कंडीशन हुई। ठीक है, सपोज दैट इमरजेंसी की कंडीशन हुई। क्लियर है, और इमरजेंसी की कंडीशन में मूत्र डिस्चार्ज करने के लिए कोई प्लेस नहीं मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रही, तो आप उस दौरान इसको क्या कर सकते हैं? रोक के रख सकते हैं। क्लियर है, तो उसी को ये कह रहे हैं मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें 500 ml यूरिन क्या होता है? स्टोर हो सकता है। लेकिन जैसे ये 250 ml के आसपास अमाउंट पहुंचता है, ये बार बार ब्रेन को क्या करता है? सिग्नल देने लगता है कि इसको डिस्चार्ज करो। तो ये मूत्राशय जल्दी कभी फुल नहीं होता है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है, यानी यूरिन पास आउट यानी आउटसाइड द बॉडी, यानी यूरिन को आउटसाइड बॉडी ले जाने का जो वे है वो है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा है। क्लियर है। यानी यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारे ब्लड में यूरिन था किडनी से फिल्टर होके मूत्रवाहिनी के थ्रू मूत्राशय में आया हुआ है, अभी मूत्राशय से शरीर से बाहर जाना चाहेगा, तो बाहर ले जाने का कार्य कौन करेगा बच्चों? ये मूत्र मार्ग करेगा यानी यूरेथ्रा करेगा। क्लियर है। तो ये मूत्र को शरीर से कहां लेके जाएगा? बाहर लेके जाएगा। तो ठीक है, ये 4 पॉइंट जो थे वो पहला परिचय आपने देख लिया, परिभाषा देख ली, उत्सर्जी पदार्थ देख लिए और मानव उत्सर्जन तंत्र देख लिया बच्चों। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव उत्सर्जन का
तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए किडनी का स्ट्रक्चर है, ये प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हो ये किडनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। तो ये सिंपल फॉर्म है किडनी का, आप बना सकते हैं। क्लियर है? आगे आपको जो हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है ब्रिक के कार्य, यानी किडनी कौन कौन से कार्य करता है बच्चों। ठीक है, किडनी कौन कौन से कार्य करते हैं, ये 5वें हेडिंग आपको डाल के लिखनी होगी। क्लियर है? आइए देखिए एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए किडनी का काम क्या है, ये अभी आपने समझा। किडनी का जो काम होता है बच्चों वो फिल्ट्रेशन का काम होता है, निस्यंदन का काम होता है, यानी क्या होता है, ये छानने का काम करता है। रक्त में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थ को छानने का कार्य कौन करता है बच्चों, ये ब्रिक करता है, ये किडनी करता है। साथ ही साथ ये अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बनते तो कौन बनाता है, किडनी ही बनाता है। क्लियर है? रक्त का निस्यंदन करना, मूत्र बनाना, ये किसका काम है बच्चों, ब्रिक यानी किडनी का कार्य है। अगला जो पॉइंट आपको देखना है यह है कि शरीर में जल एवं लवणों का संतुलन बनाए रखना, यानी हमारे शरीर में ठीक है जल की कमी को कितना ज्यादा कम ज्यादा करना है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यानी शरीर में लगातार पानी की कमी ना हो या अधिक मात्रा ना हो, तो इसको कौन बैलेंस करता है, ये किडनी ही करता है। और साथ ही साथ लवणों को भी, हमारे लवणों का मतलब हो गया जो साल्ट्स होते हैं, इनको भी कवर कर बैलेंस करने का कार्य कौन है, किडनी करता है बच्चों। क्लियर है? रक्त का पीएच आपको याद रखना है 7.4 होता है। ठीक है, हमारा जो रक्त है ना वो अम्लीय है ना क्षारीय है, बल्कि एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बफर सोल्यूशन के नाम से या बफर विलयन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? किसके नाम से, बफर विलयन के नाम से जानते हैं। तो रक्त का जो पीएच होता है बच्चों वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। अब 7.4 से कम होगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, अगर 7.4 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर हो जाएगा। ना हमको एसिडिक नेचर चाहिए ना हमको बेसिक नेचर चाहिए। तो ये रक्त का पीएच संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, यानी हमारे ब्लड का जो पीएच मेंटेन कौन करता है बच्चों, ये किडनी करता है। क्लियर है? अब अगला पॉइंट, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को बाहर निकालने में भी ये सहायता करता है। आपने पढ़ा ही है कि किडनी का काम क्या है, हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करने का ये काम करता है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको याद रखना है। रक्त का निस्यंदन, मूत्र बनना, शरीर में जल एवं लवणों का संतुलन बनाए रखना, रक्त का पीएच संतुलन मेंटेन करना, इसका काम है। और हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर ले जाने का, जैसे यूरिया को बाहर निकालने का, यही कार्य करते हैं। क्लियर है? अब ब्रिक जो बना होता है बच्चों वो नेफ्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके ब्रिक का निर्माण करते हैं, किडनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे सेल्स जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्लियर है? हमारा शरीर कोशिका, हमारे शरीर की जो इकाई है वो कोशिका है। ठीक है, हमारे इस बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है, सेल्स है। वैसे ही किडनी की, ब्रिक की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, नेफ्रॉन है। क्लियर है? नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके क्या करते हैं, किडनी का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक किडनी में यानी ब्रिक में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं बच्चों। एक अमूमन एनसीईआरटी जो मेंशन करती है वो 10 लाख करती है, लेकिन आप 10 से 12 एवरेज लेके चल सकते हो। क्लियर है बच्चों? आपको जो 8वीं हेडिंग पढ़नी है, जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है, वो है नेफ्रॉन का लेवल युक्त डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ सिंपल फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूँ। इसके लिए एक अलग से वीडियो क्या कर दूंगा, मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्लास 10 बोर्ड के लिए सिर्फ इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ही आएगा, ज्यादा डिटेल में इसके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मिसमैच है। ये ग्लोमेरुलस जो आपको दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस नहीं है, बल्कि ग्लोमेरुलस जो होगा वो ये वाला हिस्सा होगा। यहाँ पे आपको ढेर सारी कोशिकाओं का गुच्छा नजर आ रहा होगा। ठीक है, किसका, कोशिकाओं का गुच्छा नजर आ रहा होगा, उसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर है? अब आपको एक रेड कलर का देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस के नाम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, और ये देखिए ये वाली जो नलिका है, ये स्ट्रक्चर ठीक है नलिका कहलाती है, और ये नीचे वाली जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। यहाँ पे जो इतना स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, इसको हेनले का चाप कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, हेनले का चाप, या इसको LOH या लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के साथ। फिलहाल इतना ही। ठीक है बच्चों, आपको जो 7वीं हेडिंग पढ़नी है वो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यानी ह्यूमन जो यूरिन होता है उसका बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होगा, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड है वो कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा। तो किडनी उसको क्या करेगी, फिल्टर करेगी, छानेगी। तो उसी का क्या है, रक्त का निस्यंदन, यानी ये क्या
क्या कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होता है और द्रव बोमन कैप्सूल में आ जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, तो इस डायग्राम को समझिएगा, फिर से समझ लीजिए। ये कह रहे हैं रक्त का निस्यंदन कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस में। तो ये जो आपको कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है, यहीं पे क्या होगा, ये हमारा सारा का सारा रक्त जाएगा और इसी के थ्रू क्या होगा, ये छन जाएगा। ठीक है, पुनः अवशोषण होगा, समझिएगा। रक्त निस्यंदन के बाद पुनः अवशोषण होगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन। सपोज दैट रक्त, देखिए रक्त में जो होगा वो हानिकारक पदार्थ तो होगा नहीं, होगा सिर्फ मान लीजिए एक हमारे शरीर का रक्त है, क्या इसमें सिर्फ हानिकारक पदार्थ होगा? नहीं, हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी होंगे। ठीक है, अच्छे पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। क्लियर है? तो किडनी क्या करेगी? किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर कर देगी। तो जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको क्या कर देगी, बाहर कर देगी, और जो शरीर के लिए जरूरी पदार्थ होंगे उनको फिर से कहां भेज देगी, ब्लड में भेज देगी। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, पुनः अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर से समझिएगा, हमारे शरीर, हमारे रक्त में जरूरी नहीं है कि सिर्फ हानिकारक पदार्थ ही उपस्थित हों, बहुत सारे अच्छे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। जब किडनी के पास जाता है ब्लड तो वो फिल्टर कर देता है, तो फिल्टर करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर कर देता है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ ब्लड होगा, यानी जो उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको कहां कर देता है, फिर से ब्लड में भेज देता है। तो इसी को हम पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी उपयोगी पदार्थ नलिकाओं में वापस रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। क्लियर है? अगली जो आपको हेडिंग डालना है सेक्शन, इसी में सिक्रीशन है, वो क्या है, श्रावण है। क्या है श्रावण? मतलब बहना, यानी सेक्रेशन क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ नलिकाओं में स्रावित होते हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा बच्चों, हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी मूत्र का निर्माण हो जाएगा। अंत में शेष जल, यानी जो हानिकारक पदार्थ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जल था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लवण था, और जो अपशिष्ट पदार्थ थे, यानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अब सब किडनी ने उनको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो अंत में शेष जल, लवण, अपशिष्ट पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों? यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? तो पहले रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषण होता है, फिर सिक्रीशन होगा, और फिर यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। ये याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, आगे ये अगर इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, फ्लो चार्ट या प्रवाह चार्ट के थ्रू समझिए, बहुत ही इजी वे में आप समझ रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी इस तरह से आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है बच्चों। आइए देखिए, फ्लो चार्ट या प्रवाह चार्ट की बात करें तो देखिए, रक्त किसके पास जाएगा, ये रक्त है, रक्त किसके पास गया, ब्रिक यानी किडनी के पास गया। किडनी क्या करेगी, रक्त का निस्यंदन यानी छानेगी, छानने के बाद क्या करेगी, मूत्र निर्माण करेगी, फिर मूत्र निर्माण को कहां भेजेगी, मूत्राशय में भेजेगी, और मूत्राशय मूत्र मार्ग से कहां चलाएगा, शरीर से बाहर। तो पहले रक्त कहां गया, किडनी में, किडनी से क्या होगा, निस्यंदन करेगा, निस्यंदन करने के बाद यूरिन फॉर्मेशन मूत्र निर्माण करेगा, ये मूत्र निर्माण कहां, मूत्राशय में जाएगा, कहां, फिर मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर चलाते हैं। क्लियर है? आइए अब आपको जो बच्चों 10वां पॉइंट पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जो आपको 10वां पॉइंट पढ़ना है, यानी वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है। क्लियर है? देखिए, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में बहुत रियल डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। पहला, अगर हम ऑक्सीजन की आवश्यकता की बात करें तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऊर्जा की एनर्जी की मात्रा करें तो वायवीय श्वसन में 36 से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें किसमें, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का यूज हो जाता है। क्लियर है? अगर हम अपशिष्ट उत्पाद की बात करें तो वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और जबकि अवायवीय श्वसन के द्वारा अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगर हम स्थान की बात करें तो वायवीय श्वसन हमारे शरीर में कहां पे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन बच्चों कहां होगा, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होगा। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, किसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें बच्चों, तो वायवीय श्वसन जो होगा वो मनुष्य में होगा, पौधे में होगा, अधिकतर जीवों में होता है। लेकिन अगर अवायवीय श्वसन की बात करें तो ये ईस्ट, मांसपेशी, हमारी जो मसल्स होती हैं, उनकी जो सेल्स होते हैं, उनमें अवायवीय श्वसन होते हैं। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वायवीय श्वसन, नहीं होगी तो अवायवीय श्वसन। अगर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है तो वायवीय श्वसन, कम है तो अवायवीय श्वसन। अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है तो वायवीय श्वसन, जबकि अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बन रहा है, अल्कोहल मतलब शराब, ठीक है, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, या लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो
क्या होगा? अवायवीय श्वसन। अगर स्थान की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन बच्चों कहां होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। अगर उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो वायवीय श्वसन बच्चों मनुष्य में होगा, पौधे में होगा, या कह सकते हो कि अधिकतर जीवों में होगा। वहीं अवायवीय श्वसन जो होगा बच्चों वो यीस्ट में होगा, मांसपेशी कोशिकाएं जो हमारे मसल्स की सेल्स होती हैं उनमें होते हैं। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है आपको याद करना। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो ये वृक्क रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है, यानी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके प्योर करता है, शुद्ध करता है। नेफ्रॉन वृक्क की क्या है? क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। मानव शरीर में जोड़े में वृक्क पाए जाते हैं, यानी 2 वृक्क होते हैं। यूरिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, यानी अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, ये तीनों जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ हैं। कौन कौन से बच्चों? यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। लेकिन मुख्य रूप से मेनली कौन सा है? यूरिया होता है। ठीक है। अगर हम मूत्र निर्माण की बात करें तो पहले क्या होगा? मूत्र निर्माण में क्या होगा? निस्यंदन होगा, पुनः अवशोषण होगा और श्रावण की प्रक्रिया से हो जाएगा। क्लियर है? ये ऊपर वाला चार्ट जो आप देख रहे हो ये इसी को इन्होंने कर दिया। अगर आप बोर्ड एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये वाला प्रश्न जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा और ये 5 नंबर में आएगा। क्लियर है? तो पहला देखिए, अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछेगा उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन की परिभाषा आपको लिख देनी है। ठीक है। फिर नेफ्रॉन क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं ये पूछेगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछेगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो बच्चों होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है, जबकि एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है? आइए एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन, जगह नहीं थी ऊपर तो नीचे लिख दे रहा हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊर्जा करेंसी कहते हैं या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो, यानी कोशिका का विद्युत गृह कहते हो, उसी तरह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को आप ऊर्जा का सिक्का कह सकते हो, यानी करेंसी ऑफ एनर्जी कह सकते हो। ठीक है। अगला यूरिया क्या है ये पूछा जा सकता है। अगर हम लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये पूछेंगे वृक्क की कार्य लिखिए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखिए। ये 3 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। अगर इससे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य समझाइए, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करिए। तो पहला और तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको जितना पढ़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। वृक्क क्या करता है? रक्त का निस्यंदन करता है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। मूत्र निर्माण क्या होगा? निस्यंदन होगा, पुनः अवशोषण होगा और श्रावण होगा। यूरिया क्या है? प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। क्लियर है? तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। जैसे नोट्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है वैसे ही नोट्स आप बिल्कुल भी क्या करिएगा? ऐसे ही बिल्कुल लिखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बस एक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।